हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग गोल पर। आज की इस वीडियो में हम जो फर्स्ट डेमो लेक्चर है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, ये जो नेचर है उस नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। हमें पता है नेचर के अंदर चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस है, वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी फोर्स होते हैं वो इनमें से कोई ना कोई एक टाइप का होता है। इन जो फंडामेंटल फोर्सेस में अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। एक होता है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है अपने पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होगा अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है अपने पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ये किन किन पार्टिकल के बीच में एक्ट करते हैं, इनकी रेंज क्या है, इनमें जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल क्या क्या है, वो हमें क्या करना है इस पहले टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसके अंदर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर, जो सबसे पहला जो फोर्स है वो अपने पास क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो कौन सा फोर्स है अपने पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो अपने पास क्या होता है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनके बीच में लगता है। जैसे आप लोग ने बीटा डी के पढ़ा होगा, तो उस बीटा नेगेटिव डीके के अंदर क्या होता है, एक जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन और जो एंटी न्यूट्रिनो, जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके बीच में जो इंटरेक्टिंग मतलब जो इंटरेक्टिंग फोर्स है वो कौन सा होगा अपने पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होगा ये, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो पार्टिक जो रेंज होगी इसकी वो अपने पास क्या होगी, सब एटॉम मतलब सब न्यूक्लियर। जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ऐसे ही जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, सब न्यूक्लियर रेंज के अंदर क्या करते हैं ये अपने आप को एक्ट करवाते हैं। और इसमें जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वो एक्सचेंजिंग पार्टिकल कौन कौन से होते हैं इसमें, वेक्टर बोसोन जिसको हम ओमेगा प्लस माइनस और साथ में अपने पास जीटा नोट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है इस वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर वो क्या है अपने पास, ओमेगा प्लस माइनस और जीटा नोट। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट टाइप का फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इसी में सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस किस के बीच में एक्ट करता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है किसके बीच में लगता है, एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में। वहीं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में। और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। और इसमें जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल वो क्या होता है अपने पास, फोटोन। ऐसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ा होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स है वो कैसा है अपने पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है, जिसके अंदर जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है वो कौन सा होता है अपने पास, फोटोन। अब अगर हम इसी के केस में अगर थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो उसमें अपने पास जो थर्ड फोर्स है अपने पास वो कौन सा है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम किसकी बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये लगता है। और ये लगता किसके बीच में, ये मास पार्टिकल के बीच में लगता है। कोई भी दो यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी के पास क्या होता है, मास होता है। और ये मासेस की वजह से दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। मीन्स ये लार्ज डिस्टेंस तक दो पार्टिकल के बीच में क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। और जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है इसमें वो कौन सा होता है अपने पास, ग्रेविटोन। क्या होता है अपने पास, ग्रेविटोन। अगर हम फोर्थ पार्टिक मतलब जो नेचर है फोर्स की अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कौन सा होता है अपने पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है अपने पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये हमेशा किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियन के बीच में लगता है। इनसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में जो प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्सन के बावजूद भी उनको एक न्यूक्लियस स्मॉल बाउंड्री के अंदर बाउंड की हुई जो फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। और ये किस ऑर्डर की होती है, न्यूक्लियर साइज के ऑर्डर की, मीन्स 10⁻⁻15 मीटर, मीन्स 1 फर्मी के ऑर्डर की। जिसमें जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है वो कौन सा होता है अपने पास, पाई मेसोन। क्या होता है, पाई मेसोन। अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो चार फंडामेंटल फोर्स हैं। एक होता है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होगा अपने पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होगा अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। और वो किसकी वजह जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल वो कौन सा होता है, फोटोन।
और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। उनमें जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है वो कौन से होते हैं, वेक्टर बोसॉन, ओमेगा प्लस माइनस और जीटा नॉट। और जो रेंज है उसकी अपने पास क्या होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, सब न्यूक्लियर लेवल की। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मास पार्टिकल के बीच में लगेगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है दो मास पार्टिकल के बीच में वो कौन सा है अपने पास, ग्रेविटोन। कौन सा है, ग्रेविटोन। उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। और अगर हम लास्ट अगर बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। उस स्मॉल बाउंड्री के अंदर न्यूक्लियन को बाउंड करने में जो फोर्स यूज हो रहा है वो अपने पास क्या है, अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और उसकी जो रेंज है वो अपने पास क्या होती है, न्यूक्लियर ऑर्डर की। और एक साइंटिस्ट था युकावा, जिसने अपने पास एक्सचेंजिंग पार्टिकल की थ्योरी दी थी, जिसमें वो बोलता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियन है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पाई मेसोन पार्टिकल उनको एक्सचेंज करते हैं, जिनकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये अपना जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के अंदर वो चार टाइप के, उनको हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये रह गया कि कौन सा फोर्स किसके कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए अपने पास एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा नेचर के अंदर। अगर हम बात करें, बच गया कौन सा अपने पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और अपने पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में लाई करेगा। अगर हम बात करें जैसे, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे ऊपर लाई करेगा, फिर अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर उसके बाद क्या आएगा अपने पास, वीक न्यूक्लियर, और लास्ट में क्या आएगा अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो यूनिवर्स के अंदर, अब ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको, जो फोर्स सन और अर्थ को बाउंड किए हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वीकेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। मीन्स अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो जो सन और अर्थ को बाउंड किए हुए ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के केस में अपने पास क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। अगर हम बात करें इनसाइड द न्यूक्लियस, जो छोटे छोटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड किए वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। ठीक है, अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स को 1 मान के चले, तो अपने पास जो न्यूक्लियर फोर्स हो 10⁻25 टाइम ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो 10⁻36 टाइम ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, वो 10⁻38 टाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो हमने जो ये चार पार्ट फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े, इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो अपने पास अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले तो थर्ड नंबर पे आएगा। और जो वीकेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो थर्ड नंबर पे, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो अपने पास क्या होता है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस, उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ, उनके बीच में एक्सचेंजिंग पार्टिकल कौन सा होगा और ये किन किन पार्टिकल के बीच पे लगेगा, वो हमने अभी एक डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें, बात करते हैं हम इसके अंदर एसआई सफिक्स की। जो एसआई सफिक्स क्या होते हैं, एक स्मॉल या फिर लार्ज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁴ को हम एक नाम असाइन करवा देते हैं। जैसे अगर आप लोगों को किसी भी नंबर के अंदर 10⁻18 आ गया, तो उसके आगे आपको क्या लिखा मिलेगा, एक्सा। क्या लिखा मिलेगा, एक्सा। ऐसे ही अगर आप लोगों को जैसे अगर हम बात करें 10⁻³ अगर पावर लिखा मिल गया तो उसके आगे क्या लिखा मिलेगा, किलो। जैसे हम बात करते हैं किलोग्राम की, वैसे तो उसमें यूनिट क्या है अपने पास, ग्राम। अगर उस ग्राम को हमने 10⁻³ टाइम रिपीट किया तो क्या बनेगा अपने पास, किलोग्राम। तो किलो किसके लिए है, 10⁻³ के लिए है। ऐसे ही जो 10⁻⁴ के लिए क्या होता है, डेका। 10⁻³ के लिए क्या होता है अपने पास, किलो। 6 के लिए क्या होता है, मेगा। और 9 के लिए क्या होता है, गीगा। और 12 के लिए क्या होता है, टेरा। 15 के लिए क्या होता है, पेटा। और 18 के लिए क्या होता है, एक्सा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग एनर्जी पढ़ते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ पे मेगा का मीनिंग क्या है, 10⁻⁶। ऐसे ही आप लोग पढ़ते हो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग यहाँ पे कितना है, 10⁻12। और जी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की हम बात करते हैं किसमें, पार्टिकल फिजिक्स या फिर हाई एनर्जी फिजिक्स में। और जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। तो जो एनर्जी लेवल एनर्जी है ना, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं तो हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक एनर्जी लेवल की। अगर हम यही बात करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल की। और यही अगर हम बात करें गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की, तो हम वहाँ पे बात करते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स की। ठीक है, तो जो ये सफिक्स है, ये सफिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में हम उनको एक स्पेशल नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो उसको 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जो सन का मास है उसको हम 10 रेज़ टू पावर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अगर 10 रेज़ टू पावर प्लस पावर के लिए जो नाम थे, 1 के लिए डेका, 10⁻², के लिए अपने पास क्या है, हेक्टो, 3 के लिए क्या है, किलो, 6 के लिए अपने पास क्या है, मेगा, 9 के लिए क्या है, गीगा, 12 के लिए क्या है, टेरा, और 15 के लिए क्या है, पेटा, और 18 के लिए क्या है अपने पास, एक्सा। ऐसे ही अगर हम ऐसा ही सफिक्स की 10 रेज़ टू पावर -1 की फॉर्म में अगर हम बात करें, माइनस फॉर्म में अगर बात करें तो क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर -1 को हम क्या बोलते हैं, डेसी, 10 रेज़ टू पावर -2 को हम बोलते हैं सेंटी, ऐसे ही 10 रेज़ टू पावर -3 को हम बोलते हैं मिली, -6 को हम बोलते हैं माइक्रो, -9 को हम बोलते हैं नैनो, -12 को हम क्या बोलते हैं, पीको, -15 को क्या बोलते हैं, फेम्टो, और -18 को क्या बोलते हैं हम, एटो। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो अपने पास क्या है, मास। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं छोटे मोटे। जैसे अपने पास ये फेम्टो है 10⁻⁻15, ये 10⁻⁻15 मीटर हम यूज करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के साइज के केस में, कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 1 फर्मी ऑर्डर का है या फिर 1 फेम्टोमीटर के ऑर्डर का है। तो जो यहाँ पे ये फेम्टोमीटर का मीनिंग क्या है, फेम्टो का मीनिंग है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। और अगर हम बात करें नैनो की, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ है, तो वहाँ पे नैनो का मीनिंग क्या है, 10⁻⁻9। ऐसे ही माइक्रो का मीनिंग क्या है, 10⁻⁻6। मिली का मीनिंग क्या है, 10⁻3। ये आप लोग फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं लंबे टाइम से, तो ये आप लोगों ने सारे प्रीफिक्स है वही क्या किए हैं, यूज किए हैं, और इनसे आप अच्छे से अवेयर होंगे। अब इसमें एक स्पेशल ये तो 10⁻10 मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम, क्या बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम। और ये एटम का क्या होता है, साइज भी होता है। एटम का साइज कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट आता है किसका, मास का। ठीक है। अब देखो, इनसाइड द बॉडी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी उसको हम क्या बोलेंगे, मास। और ये किसी भी बॉडी का कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, और ये क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और जो एक मास है, दूसरे मास जो उसके साइड में अगर कोई प्रेजेंस है तो उसकी वजह से उसके ऊपर, मास के ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फोर्स के ऊपर फर्क पड़ सकता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर एक प्लेनेट के ऊपर कोई मास है तो दूसरे प्लेनेट की वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम चाहे उस पार्टिकल को किसी भी यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी ले जाए, मास हमेशा क्या रहता है, अपने पास सेम रहता है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसमें मास है ना, वो अपने पास क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है अपने पास ग्रेविटेशनल मास, एक होता है अपने पास इनर्शियल मास। इनर्शियल मास हमें बताता है, देखो हम ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांसलेशन मोशन का अपोज कर रही क्वांटिटी है उसको हम क्या नाम देते हैं, अपने पास इनर्शिया। क्या नाम देते हैं, इनर्शिया। हम क्या बोला हमने, जो ट्रांसलेशन मोशन का अपोज कर रही क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और जो इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, वो क्या होता है अपने पास, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, मास के इक्विवेलेंट। मींस जो इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, हम वो किसके थ्रू मेजर करेंगे, मास के थ्रू। तो जो इनर्शियल मास है वो किसी भी बॉडी का हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, एक बॉडी के इनर्शिया के थ्रू। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल मास की, तो ये ग्रेविटेशनल मास किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर सकते हैं। तो मास दो तरीके का है, ग्रेविटेशनल मास और एक इनर्शियल मास। लेकिन ये दोनों मास इक्विवेलेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं होता इनमें। जो ग्रेविटेशनल मास है और इनर्शियल मास है दोनों क्या होते हैं, अपने पास सेम होते हैं। तो ये अपने पास कंसेप्ट था किसका, अपने पास मास का। नेक्स्ट अपने पास जो ये हमने मास की यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम। ये फर्स्ट डेमो लेक्चर के अंदर भी हमने देखा है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, अगर हम 1 किलोग्राम मास की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो ये डेफिनेशन क्या होती है, अपने पास 1 डेसीमीटर क्यूबिक के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम जितना वाटर फिल कर सकते हैं, उस वाटर का जो मास है वो कितना होगा, अपने पास 1 किलोग्राम। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसका जो मास है वो अपने पास कितना होता है, 1 किलोग्राम। अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है अपने पास वाटर की, वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अगर मैं इस 1000 को इधर डिवाइड में ले आऊँ नीचे, तो जो मीटर क्यूबिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूबिक में। तो यहाँ पे डेंसिटी को अगर हम 1 मान के अगर हम देखें तो किलोग्राम है, और इधर अपने पास क्या होगा, वाटर, और इधर क्या है, डेसीमीटर क्यूबिक। तो 1 डेसीमीटर क्यूबिक जो कंटेनर है, अगर उसके अंदर हम जितना वाटर फिल कर पाएंगे, उस वाटर की जो अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। और हमें यहाँ से एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर हम
1 मीटर हाइट का, 1 मीटर हाइट, ब्रेड्थ और थिकनेस का अगर हम एक कोई क्यूब कंसीडर करें तो उसके अंदर 10 मतलब जो 10,000 लीटर है वो क्या आएगा, वाटर स्टोर होगा। और जो 1 लीटर है वो किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आपको सिर्फ इसमें एक डेफिनेशन किलोग्राम की, वो क्या है अपने पास, 1 डेसीमीटर क्यूबिक वाटर का जो मास होगा 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी AMU मेक्स 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम अगर हमें मास बनाना है तो उसके लिए हमें कितने AMU एटॉमिक मास यूनिट हमें क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे ताकि हम 1 किलोग्राम बना पाए। अब आप लोगों ने ये चीज़ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर या फिर जो हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर पड़ी होगी। हम मास को किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। और जो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसी ऑर्डर का प्रोटॉन का मास होता है, इसी ऑर्डर का न्यूट्रॉन का मास होता है। तो जो न्यूक्लियर मास है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। अगर हम ऐसे कितने न्यूक्लियर मास को हम कंबाइन करें AMU टाइप के, कि हमें कितना मिल जाए, 1 किलोग्राम मिल जाए। अगर उसका नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम जो 1 AMU की जो डेफिनेशन है उसको हमने यूज किया, और यहाँ से 1.66 × 10⁻⁻27 इसको हमने क्या किया, इधर डिवाइडिंग फैक्टर में ले आए। तो यहाँ से 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 0.6 × 10⁻27। तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया। वो आइडिया ये है, 0.6 इंटू, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 6 × 10⁻26 एवोगाड्रो नंबर से भी ऊपर, 6 × 10⁻26। अगर हम ऐसे ऐसे प्रोटोन बनाएंगे, या प्रोटोन अप्रोक्सीमेट मास बराबर है, तो अगर इतने प्रोटोन को अगर हम कंबाइन करेंगे तब जाके हमें कितना मिलेगा, 1 किलोग्राम मास मिलेगा। तब जाके हमें कितना मिलेगा, 1 किलोग्राम मास मिलेगा। तो जो AMU हमें अगर कनेक्ट करने हैं तो हमें क्या करना होगा, लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोग्राम बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने ऐसे 2-3 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी देखे, डेमो लेक्चर के अंदर। अब जो पहले लेक्चर होते थे ना, पहले क्वेश्चन आते थे ऐसे, एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम है, एक कूलम के अंदर, मतलब एक कूलम चार्ज है वो कितना होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अपने पास क्या बोल सकते हैं, कोई डेंसिटी कन्वर्जन भी है और भी है। अब आपसे वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने ये बोलता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, ये तो हम याद कर लेते हैं। लेकिन अब क्या बोलता है, उल्टा पूछता है। इसमें क्या पूछता है कि 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, 1 किलोग्राम में कितने AMU होंगे। ठीक है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट करना कुछ नहीं है, जस्ट हमें यहाँ पे जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, Q = NU, उसी को हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो अपने पास क्या है, बार एंड टोर। ठीक है, बार एंड टोर क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। इस प्रेशर की यूनिट है जो बार एंड टोर, उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो 1 बार क्या होता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम 1 बार बोल सकते हैं। और ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम की जो हाइट है उसके इक्विवेलेंट भी होता है। तो उसको हम 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, 1 टोर की, 1 टोर क्या होता है, वो वाला प्रेशर होता है जहाँ पे मरकरी हाइट की, जो मरकरी कॉलम है उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। तो जो 1 बार और 1 जो टोर है उसमें रिलेशन कितना होता है, 760 का। उसके लिए हमें क्या करना है, जो 1 बार 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर था, वहाँ पे 1 मिलीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 टोर लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 बार है, वो जो 1 बार है अपने पास, 1 बार है अपने पास, वो किसके बराबर होगा, 760 टोर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास किसके लिए है, प्रेशर की यूनिट के लिए कन्वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बात आती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। किसकी बात आएगी अपने पास, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका कितना ऑर्डर होगा। बेसिकली देखो क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करें, तो वहां से हम 10 की पावर में किसी भी क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू की बजाय उसकी नियरेस्ट वैल्यू को हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहां पे जो 10 की जो पावर होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और इस किसी भी नंबर को अगर हमें ऑर्डर बताना है तो उस ऑर्डर को बताने के लिए अपने पास एक मेथड है, उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करनी होती है। जो भी अपने पास नंबर होगा उस नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, एक यूनिट प्लेस रखेंगे, उसके बाद वाली जो डिजिट है
वो सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद ले जाएंगे और उसको 10 की पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर हम इसको 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6.4 इंटू 10⁻6 की फॉर्म में लिखा तो अब यहाँ पे एक रूल होता है, वो रूल क्या है, अगर जिस एडजस्टमेंट करने के बाद 10 की पावर लिखने के बाद और जो आगे जो नंबर लिखा है, अगर वो नंबर 5 से कम है तो उसको हम 1 ट्रीट करेंगे, और अगर वो 5 से बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है और 10 से कम है तो उस नंबर को हम क्या ट्रीट करेंगे, 10। उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, 10। अगर हम अर्थ के केस में देखें तो हम 6.4 जो 5 से बड़ा है तो इसको हम 10 ट्रीट करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अर्थ का जो साइज है या फिर जो अर्थ के जो रेडियस है उसका जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 10⁻7 होता है। कितना होता है, 10⁻7। तो ऑर्डर है वो कितना होगा, उसका 7 होगा। ऑर्डर कितना होगा अर्थ की रेडियस का, 7 होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास की बात करें तो कितना होता है, 9.1 10⁻31। कितना होता है, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। अब अगर हम 9.1 है वो 5 से बड़ा है तो ये अपने पास कितना होगा, इसको हम 10 ट्रीट करेंगे और 10⁻31 से कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा, 10⁻30। तो जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन के मास का वो कितना है, -30 के ऑर्डर का है। कितना है, -30 के ऑर्डर का है। तो इस तरीके से जो लार्ज वैल्यू है फिर स्मॉल वैल्यूज है, अगर हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ डील नहीं करना तो हम नियरेस्ट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपने पास कंसेप्ट था किसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अगर इसके अंदर बात करें, वो अपने पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ द शार्प पिन 10⁻5 मीटर विद रफली इज द साइज ऑफ द एटम, सॉरी व्हाट रफली इज द साइज ऑफ द एटम। इसमें देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है कि अगर न्यूक्लियस का साइज को अगर हम स्केल अप कर दे किसके साथ, एक शार्प पिन की टिप के साथ। मिस मान लो अपने पास क्या है कि हम न्यूक्लियस को मान लें कि एक वो पेन की जो शार्प टिप है ना उसके बराबर है, और जो पेन की जो शार्प टिप है उसकी कितनी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻5, और जो न्यूक्लियस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। कितनी होती है, 15 मीटर। तो अगर हम न्यूक्लियस को अगर पेन की टिप के ऑर्डर का मान रहे हैं तो हमने लगभग इसमें कितनी मैग्निफिकेशन की है, वो लगभग 10⁻10 के ऑर्डर की क्या की है, मैग्निफिकेशन की है। मीन्स क्या है, जो मैग्निफिकेशन क्या होती है, जब हम इसको स्केल अप करके साइज को हम बड़ा मान रहे हैं तो इसमें मैग्निफिकेशन न्यूक्लियर के साइज के अंदर कितनी है, 10⁻10 के ऑर्डर की है। अगर यही मैग्निफिकेशन सेम अगर हम एटम के साइज के अंदर करें तो एटम का साइज कितना होता है, 10⁻10 मीटर का। अगर हम 10⁻10 मीटर की मैग्निफिकेशन अगर इस न्यूक्लियर सॉरी एटॉमिक साइज 10⁻10 मीटर के अंदर 10 की मैग्निफिकेशन करें तो यहाँ से अपने पास जो एटम का साइज कितना निकल के आता है, 1 मीटर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की, इसकी फिजिक्स समझो। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब इसकी फिजिक्स समझना क्या है। फिजिक्स ये है कि अगर हम एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को हम पेन की टिप के इक्विवेलेंट मान लें, क्या कर ले, पेन की टिप के इक्विवेलेंट मान ले, तो उस केस में जो एटम है ना वो एटम 1 मीटर साइज का क्या होगा, रेडियस का क्या होगा, एक स्फीयर बन जाएगा। मतलब एक तरीके से ये बोल लो कि अगर हम 1 मीटर रेडियस का अगर एक स्फीयर ड्रा करें उसके अंदर एक पेन की टिप इतना क्या है, न्यूक्लियस है। मतलब अगर 1 मीटर रेडियस का अगर स्फेरिकल अगर अपने पास एटम है तो उसके अंदर जो पेन की टिप इतना क्या है, अपने पास न्यूक्लियस है। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, जो एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज के बीच में। इसी वजह से जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसमें ये बोलते हैं कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल हमने इंसिडेंट किए, उसमें से एक रिफ्लेक्ट बैक किया, और ये किसकी वजह से है, इस न्यूक्लियर साइज के स्मॉल होने की वजह से। और जो ये न्यूक्लियर साइज है जो कितना है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का, उसके अंदर कितना हाईली डेंस न्यूक्लियर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आप लोग आइडिया लगा लो। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा एटम का मास वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियन की वजह से होता है। तो पूरा का पूरा जो मास है वो पूरा का पूरा कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, एक पेन की टिप के इतने में। अगर 1 मीटर रेडियस का अगर स्फीयर है उसके अगर एटम कंसीडर करें तो उसके अंदर एक पेन की टिप इतना क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा एटम का मास अप्रोक्सीमेटली क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये अपने पास एक छोटा सा कंसेप्ट था कि अगर हम डिफरेंस देखें तो जो एटम की जो रेडियस है और जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 10⁻5 के फैक्टर का होता है। ठीक है, 10⁻5 फैक्टर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर न्यूक्लियस को मान लें तो जो एटम है वो कितना होगा, 10⁻5 सेंटीमीटर का होगा।
मतलब एटम की जो रेडियस है वो कितनी होगी, 10⁻⁵ सेंटीमीटर के ऑर्डर की होगी। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं एटम क्या है, एम्प्टी है। एटम क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। और एटम को हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो एटम है उसको हम खोखला बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, जो मास है वो सारा का सारा कहाँ पे होता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, इसी के अंदर अगर हमने आज के लिए, देखो ये लेक्चर अपने पास थोड़ा छोटा रहने वाला है, क्योंकि अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, कि कैसे मतलब हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। अभी तक जो हम मतलब जो मैंने, अगर मेरी बात करूँ पर्सनली, तो मैंने जो टीच किया वो ऑफलाइन किया है, ठीक है। बाकी अपने पास जो अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है, ठीक है। ऑनलाइन फर्स्ट टाइम है तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा अवेयर नहीं है, तो अभी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसमें नोट्स बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे ही आगे वाले लेक्चर आएंगे तो वो आपको कम्प्लीटली ब्रीफ में मतलब अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छे से तैयार किए हुए विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और अब हम इसके अंदर कुछ एक बात और देख लेते हैं कि हम इसके अंदर एस्टेट फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स के लिए 60 मार्क्स का जो ये बैच है हमारा, वो कितना है, 1499 का है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेंगी, और जो नोट्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, और जो चैप्टर वाइज है जो आपको क्वेश्चन है पीडीएफ है वो मिलेंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हर एक चैप्टर से, जैसे यूनिट वाला चैप्टर है उसमें 50 क्वेश्चन है, वेक्टर आएगा उसमें 50 क्वेश्चन है, ऐसे ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे 50-50 क्वेश्चन के आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगी विद आंसर की, ठीक है। उसके अलावा आपको 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी की पीडीएफ विद आंसर की अपलोड कर दी गई है। और हम इसमें यूट्यूब पे आने वाले टाइम पे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लेके आएंगे, जैसे 2018 में यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में कौन सा आया है, 20 में कौन सा हुआ है, सभी क्वेश्चंस को 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे एक चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसके अलावा जो थ्योरी लेक्चर्स हैं और जो असाइनमेंट के जो चैप्टर वाइज जो असाइनमेंट मिलेंगे, इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको बैच में होंगे, ठीक है। अभी जैसे 3 या 4 डेमो लेक्चर होने के बाद आपको क्या मिलेगा, जो यूट्यूब के ऊपर वो क्या मिलेगा, जो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला बुक मिलेगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे एक फॉर्मूला बुक जिसको आप एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले हर रोज सुबह उठते ही रिवाइज करोगे और उन फॉर्मूलों को याद करोगे, वो आपके माइंड के अंदर छपने चाहिए। जैसे कोई भी फॉर्मूला आपको अगर बोला गया कि जैसे ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, ठीक है, और जो कोई और फॉर्मूला जैसे इन जनरल, तो आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एग्जाम में ड्राइव कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको अगर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और इस 60 मिनट में 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट तभी कर पाओगे अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जो सबसे प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन सभी को आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और वो उसमें क्या करना है, 40 प्लस लेने के लिए हमें एक तो एक्यूरेसी चाहिए और एक थोड़ी सी स्पीड चाहिए, अगर वो आ गई तो आप लोगों के 40% मतलब 40 प्लस क्वेश्चन है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपका एस्टेट वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स से बचना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल पार्ट के ऊपर शिफ्ट करके उधर 50 की बजाय 60 नंबर ले आओ, फिजिक्स में 30 नंबर ले आओ, ठीक है। लेकिन अब बच जाओगे, आगे जब स्क्रीनिंग दोगे, मेंस पेपर दोगे तो वहाँ पे फंसोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट से नहीं भाग सकते, और सब्जेक्ट अगर आपको तैयार करना है अच्छे से, जैसे अगर आपको ये नोट्स ही मिलेंगे, अगर इन नोट्स को आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हो टीचिंग में, ठीक है, अपने आगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास ये अपना सेकंड डेमो लेक्चर था। बाकी जो डेमो लेक्चर हैं जैसे ही अपना जो एडजस्टमेंट अच्छे से होगी तो जो आगे वाले लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।